हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्स एकेडमी। मैं हूं सनी जैन। वेलकम करता हूं आपका चैप्टर नंबर 9 में, जिसका नाम है रिवेन्यू। देखो, रिवेन्यू कहीं ना कहीं नाम से ही डिनोट करता है, आर से रिवेन्यू और आर से रिसिप्ट्स। पिछले चैप्टर में हमने कहीं ना कहीं बात की थी खर्चे की, कि आपका पैसा कहाँ पर खर्च हो रहा है। इस चैप्टर के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आपके पास रिसिप्ट्स आएंगी कहाँ से, पैसा आएगा कहाँ से। तो एक बिजनेसमैन के पास पैसा कहाँ से आता है? जब वो कोई सामान बेच देता है तब उसके पास पैसा आता है। तो रिवेन्यू कहीं ना कहीं आपकी सेल्स की बातें करेगा, रिवेन्यू कहीं ना कहीं पैसे आने की बातें करेगा। इस चैप्टर के अंदर आप क्या पढ़ने वाले हो कि आपके पास पैसा कहाँ से आएगा। आप जो है वो चीज़ें सेल करते हो तो उसे हम रिवेन्यू कहते हैं, चेंज होता है रिवेन्यू में तो उसे क्या कहते हैं। ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर पढ़ने वाले हो। तो रिवेन्यू का मतलब कहीं ना कहीं है रिसिप्ट्स, आर से रिवेन्यू, आर से रिसिप्ट, रिसिप्ट्स का मतलब पैसे आना। ओके, तो पैसे कहाँ से आते हैं? जब एक प्रोड्यूसर कोई सामान बेचता है तो मैंने एक 10 रुपए का पेन एक 10 रुपए का पेन था, उसके मैंने 1000 पीस बेच दिए, तो इसका मतलब मेरे पास कितने रुपए आएंगे? दैट इज 10,000 रुपीज़। लॉजिक समझ में आया? ये कहीं ना कहीं आपकी क्वांटिटी थी जो आप सेल कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं आपका प्राइस था जो आप चार्ज कर रहे थे कस्टमर से। और कहीं ना कहीं जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपके पास जो टोटल पैसा आएगा दैट इज कॉल्ड टोटल रिवेन्यू। ओके, तो देखो रिवेन्यू का मतलब क्या है? द रिवेन्यू ऑफ अ फर्म इज इट्स सेल रिसिप्ट और मनी रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट। एक कंपनी को जो पैसा रिसीव होता है सामान बेचने से, दैट इज कॉल्ड रिवेन्यू। तो अगर हम बात करें रिवेन्यू और प्रॉफिट आर डिफरेंट, बिल्कुल भाई, रिवेन्यू और प्रॉफिट कहीं ना कहीं डिफरेंट होते हैं। प्रॉफिट का मतलब होता है फायदा। जब मैं अपनी इनकम में से अपने खर्चों को माइनस कर देता हूं तब वो आपका बन जाता है प्रॉफिट। लेकिन रिवेन्यू के अंदर हम दोनों चीजें इंक्लूड करते हैं, ये सामान बना कितने का, उसके बाद इसमें अपना प्रॉफिट कितना जोड़ना है, और जब मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तब वो आपका बन जाता है रिवेन्यू। तो इसीलिए आपको ये समझना जरूरी है कि रिवेन्यू का मतलब तो है वो टोटल पैसा जो मेरे पास आया, लेकिन उसे बेचने से कितना प्रॉफिट कमाया, जब मैं उसमें से अपने खर्चे माइनस कर देता हूं तब आपके पास वो प्रॉफिट बचता है। क्लियर? दोनों डेफिनेशन, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। अब आपके पास 3 कंसेप्ट है, टोटल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू। अभी मैंने टोटल रिवेन्यू आपको समझाया। टोटल क्या समझाया? 10 रुपए का एक पेन था, मैंने उसके 1000 पीस बेच दिए, तब क्या हुआ? दैट इज कॉल्ड, मेरे पास टोटल कितने रुपए आएंगे? दैट इज आपका 10,000। ये है आपका टोटल रिवेन्यू। ओके, अब मैं मार्जिनल रिवेन्यू की बातें करता हूं। मार्जिनल रिवेन्यू, मार्जिनल का मतलब मैंने आपको बताया कि हर चैप्टर के अंदर मार्जिनल का मतलब एक ही होता है, चेंज। और चेंज कब होता है? जब मैं 1 यूनिट ज्यादा बनाने की कोशिश करता हूं। प्रोडक्शन के चैप्टर की बात, खर्चे के अंदर भी जब 1 यूनिट को ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश, यहां हम सेल की बात कर रहे हैं। तो जब मैं 1 यूनिट ज्यादा बेच दूंगा या 1 यूनिट कम बेच दूंगा तब आपके रिवेन्यू में जो चेंज आएगा दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रिवेन्यू। तो देखो कैसे, अभी मैंने ऊपर 10 पेन बेचे थे 1000 रुपए के, 10 रुपए के 1000 पेन बेचे थे, दैट इज आपका 10,000 टोटल रिवेन्यू। अब यही 10 रुपए का पेन था और मैं इसके 1001 पीस बेच देता तो क्या होता? अगर मैं 1 पीस ज्यादा बेचता तो रिवेन्यू में भी चेंज आता या नहीं आता? तो कहीं ना कहीं आपका जो कॉस्ट है 10,000 10 रुपए हो जाती या नहीं हो जाती? अब मैं इसके बीच का चेंज निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो अब मैं क्या करता भाई? मार्जिनल रेवेन्यू बताओ किसमें? 1001 पीस बेचने में और 1000 पीस बेचने में। तो हमारा फॉर्मूला भी बन जाता टोटल रिवेन्यू n और टोटल रिवेन्यू n-1, यही फॉर्मूला बनता हमारा। तो देखो TRN माइनस TRN-1, 1001 पीस बेचने पर और 1000 पीस बेचने पर आपके रिवेन्यू में जो चेंज आया दैट इज आपका मार्जिनल रिवेन्यू।
तो यहाँ पर क्या हो रहा था मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास आ रहे थे 10,000 10 रुपये और पहले आ रहे थे 10,000 रुपये। तो एक पीस एक्स्ट्रा बेचने से रिवेन्यू में चेंज आया 10 रुपये का, और यही है मेरा मार्जिनल रिवेन्यू। ओके, तो सबसे पहले टोटल रिवेन्यू की डेफिनेशन देखें। टोटल रिवेन्यू, द रिवेन्यू विच फर्म गेट्स बाय सेलिंग द गिवन आउटपुट इज कॉल्ड टोटल रिवेन्यू। एक फर्म जो सामान बेचने से पैसा कमाती है दैट इज कॉल्ड टोटल रिवेन्यू। 100 आइसक्रीम 100 रुपए की एक, तो कहीं ना कहीं आपके पास आएंगे 10,000 रुपीज। ओके, इसके बाद मार्जिनल रिवेन्यू, इट इज अ चेंज इन रिवेन्यू, इट इज अ चेंज इन टोटल रिवेन्यू। कब होगा चेंज? जब आप एक यूनिट ज्यादा बेचोगे या एक यूनिट कम। तो मार्जिनल रिवेन्यू इज अ चेंज इन टोटल रिवेन्यू वन मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी इज सोल्ड। एक लेस भी लिख सकता हूं, मोर और लेस यूनिट भी लिख सकता हूं। एक यूनिट ज्यादा बेचूंगा तब भी चेंज आएगा, एक यूनिट कम बेचूंगा तब भी चेंज आएगा। तो यहां पर मैं चाहूं तो मोर और लेस यूनिट भी लिख सकता हूं। कई आपकी एडवांस बुक्स के अंदर आपको ये मिल जाता है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एम आर इज इक्वल्स टू टी आर एन माइनस वन। हमारे पास पहले था टी आर 1001 और माइनस टी आर 1000 पीस पर कितना था, तो हमने उसे निकाल लिया। यहाँ पर था 10,000 10 रुपये, यहाँ था 10,000 रुपये, और जो आपका मार्जिनल रिवेन्यू हुआ है दैट इज 10 रुपये। ओके, अब देखो ये रहा, if TR is 10,000 for 10 units are sold and it is 11,000 for 11 units are sold, तो जब मैं फॉर्मूला पुट करूंगा तो आपका मार्जिनल रिवेन्यू आ जाएगा 1000। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर ये क्या है। देखो अभी तक हमने यहां पर जो भी पढ़ा इस फॉर्मूले में क्या था, TRN माइनस TRN माइनस 1। इस फॉर्मूले को हम कब अप्लाई करते हैं, जब यूनिट्स के बीच में सिंगल नंबर का गैप होता है। सिंगल नंबर के गैप का मतलब यहां पर मैंने कहा था कि जैसे 10 रुपए का एक पेन था और मैं 1000 पीस बेच रहा था। ओके, अब यहां पर 1001 पीस बेचे, सिर्फ एक पीस का डिफरेंस होगा, तब तो आपका ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्या होता जब मैं 10 पीस बेच देता, तो क्या होता जब ये डिफरेंस या रिवेन्यू का एक पीस की जगह कई सारे पीसीस का डिफरेंस हो जाता। तो देखो कैसे, जैसे सपोज करो आपके पास ये 10 यूनिट सेल कर रहा है और ये 11। ओके, अब अगर यहां पर 10 यूनिट तो होती और यहां पर हम 20 यूनिट सेल कर रहे होते, तब क्या होता? तब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि TRN तो आपके पास था 20, TR20 और N-1 का मतलब आपको कहीं ना कहीं TR19 की वैल्यू चाहिए थी, और क्वेश्चन के अंदर तो 10 की वैल्यू गिवन थी। तो इसीलिए ये फॉर्मूला सिर्फ वहां अप्लाई हो सकता है जहां पर आपकी एक यूनिट का डिफरेंस हो। अब एक से ज़्यादा का डिफरेंस हो तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, चेंज इन TR डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। टोटल रिवेन्यू में कितना चेंज आ रहा है? 1000 रुपए का। और क्वांटिटी में यहां पर कितना चेंज आ रहा है? 10 यूनिट का। 10 से 20 हो रहा है, तो इसीलिए 10 यूनिट डिवाइडेड बाय 10। अब आपके पास आंसर आएगा मार्जिनल रिवेन्यू इज ₹100। तो लॉजिकली टेक्निकली समझने की जरूरत है, कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, ये हर चैप्टर में पीछे अप्लाई होगा। अगर आप कॉस्ट निकाल रहे हो तो एक यूनिट का डिफरेंस है मार्जिनल कॉस्ट में, तो मार्जिनल कॉस्ट में भी वही TCN माइनस TCN-1, लेकिन एक से ज़्यादा का डिफरेंस है, फिर से डेल्टा TC डिवाइडेड बाय डेल्टा Q। हर चैप्टर के अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये रहा, TR ऑफ 10 यूनिट्स दे रखा है और TR ऑफ 15 यूनिट्स दे रखा है, तो कहीं ना कहीं 5 यूनिट का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, तो सिंगल वाला फॉर्मूला तो अप्लाई होने का मतलब ही नहीं। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस दैट इज डेल्टा TR, क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस दैट इज डेल्टा Q, तो इसका मतलब 500 डिवाइडेड बाय 5 और इज इक्वल्स टू 100। हो गया मार्जिनल रिवेन्यू 100। तो मार्जिनल रिवेन्यू इज अ चेंज इन टोटल रिवेन्यू ऑफ द सेल ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। तो आपके पास दो फॉर्मूले हो गए। ओके, इसके बाद मार्जिनल रिवेन्यू को टोटल करता जाऊंगा तो टोटल रिवेन्यू आती जाएगी। ये मैं आपको एक बार आगे समझाऊंगा जब मैं आपको एक टेबल सिखाऊंगा, अभी मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट सिखा रहा हूं। ओके, अब आपके पास आ जाता है एवरेज रिवेन्यू।
एवरेज रिवेन्यू का मतलब फिर से वही भैया, आपने टोटल ये जो 10,000 का सामान बेचा है उसमें से एक सामान कितने रुपए का पड़ता है, रिवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो देखो क्या लिखता है, मैंने टोटल कहा था कि भाई 10,000 रुपए की चीज़ थी और मैंने 1,000 पीस बेचे थे, मेरे पास टोटल 10,000 रुपये आए। अब मेरे पास पिताजी आए शॉप पर, बेटा जी कितने की सेल करी, मैंने कहा पिताजी ये लो 10,000 रुपये, मैंने 10,000 का माल बेच दिया। ओके हो गया। अब वो पूछेंगे बेटा कितना माल बेचा, कितना माल बेचा, तो मैंने कहा जी मैंने पिताजी 1,000 पीस बेच दिए। हो गया ओके। तो अब वो अपने आप जोड़ लेंगे कि मैंने एक पीस कितने के हिसाब से सेल किया, तो दैट इज 10। ओके हो गया। तो कहीं ना कहीं आप इसको समझ सकते हो कि एवरेज रिवेन्यू जो है वो प्राइस के बराबर है। हम इसे चाहें तो ड्राइव करके भी देख सकते हैं। कैसे? एवरेज रिवेन्यू का फॉर्मूला है टोटल रिवेन्यू बाय क्वांटिटी। टोटल रिवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, प्राइस आ जाएगा। तो देखो टोटल रिवेन्यू था प्राइस इनटू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, क्वांटिटी से क्वांटिटी कैंसिल, तो एवरेज रिवेन्यू हमेशा कहीं ना कहीं प्राइस के बराबर रहेगा। डन मेरी बात, यहां तक कोई डाउट? तो एवरेज रिवेन्यू इज द प्राइस पर यूनिट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ कमोडिटी, इट इज सेम एज प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो एवरेज रिवेन्यू को हम प्राइस भी लिख सकते हैं। क्लियर मेरी बात? यहां तक कोई डाउट? ओके। इसके बाद हमारे पास आगे क्वेश्चन आ जाता है, ये टेबल मैं आपको दो एंगल से समझा रहा हूं, ध्यान से देखना टेबल बनाने का तरीका। सबसे पहले मैं एक बार एवरेज रिवेन्यू को कांस्टेंट रख रहा हूं, एवरेज रिवेन्यू इज कांस्टेंट, और दूसरी टेबल के अंदर मैं एवरेज रिवेन्यू इज नॉट कांस्टेंट। मैं इसके आगे कई सारी चीजें आपको ऐड ऑन करूंगा, लेकिन अभी आपको सिर्फ जितना समझना है वो यही है कि एक बार मुझे प्राइस को कांस्टेंट रखना है और एक बार प्राइस को कांस्टेंट नहीं रखना। डन मेरी बात? तो सबसे पहले मैं टेबल बना रहा हूं से यूनिट्स 1 2 3 4 5। हमें तीन चीज़ें निकालनी है, टोटल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू। ध्यान देने वाली बात, यही एक ऐसी टेबल है जिसमें मुझे एवरेज को याद रखना पड़ता है। यानी जैसे मैंने कॉस्ट की टेबल बनाते हुए कहा था कि अगर आपने मार्जिनल कॉस्ट को याद रख लिया तो आप पूरी टेबल बना सकते हो। सेम मैं ऐसे यहाँ पर कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पर एवरेज रिवेन्यू को याद रखना है, एवरेज से टेबल बनेगी, ये याद आपको रखना है। तो एवरेज यहाँ पर कहीं ना कहीं 10 मान लेते हैं, कॉन्स्टेंट मान लेते हैं। हो गया। ऐसे ही मैंने कहा था कि एक बार आपको रिवेन्यू को कांस्टेंट नहीं मानना, एवरेज रिवेन्यू को कांस्टेंट नहीं मानना। चलो ठीक है, ये भी मान लेते। 1 2 3 4 5, यहाँ भी तीन चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, टोटल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू। अब ध्यान देने वाली बात, मैंने कहा कि जी एवरेज रिवेन्यू को कांस्टेंट मत मानना, सेम मत मानना। तो सिंपल लॉजिक है कि अगर मुझे यूनिट्स ज़्यादा बेचनी है तो प्राइस कम करना पड़ेगा। तो अगर प्राइस 10 है तो मेरा एक पीस बिक रहा था, फिर कम करा तो ज़्यादा 8 7 6। तो लॉजिक कहीं ना कहीं होगा कि अगर आपको सामान ज़्यादा सेल करना है तो प्राइस को कम करना पड़ेगा। डायग्राम बाद में समझाऊंगा, सबसे पहले कंसेप्ट को समझेंगे। लॉजिक ओके हो गया। मैंने क्या किया, एक बार एवरेज रिवेन्यू को कांस्टेंट रख लिया, एक बार एवरेज रिवेन्यू को कांस्टेंट नहीं रखा। अब टेबल पूरी करते हैं। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात, एवरेज रिवेन्यू को ही मैं प्राइस कहता हूं, तो ये है आपकी क्वांटिटी, ये है आपका प्राइस। तो क्या टोटल रिवेन्यू आ जाएगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40 और 10 5 ज़ा 50। क्लियर मेरी बात? इसके बाद मार्जिनल रिवेन्यू कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है किस किस के बीच का, टोटल रिवेन्यू के बीच का। तो इसके बीच का डिफरेंस है जैसे 0 से 10 10 10 10, यहां भी 10 और यहां भी 10। डन या कोई डाउट? ओके हो गया। अब आ जाते हैं हम दूसरी टेबल पे। दूसरी टेबल के अंदर हम बात करें तो टोटल रिवेन्यू कैसे निकलेगा, फिर से प्राइस इंटू क्वांटिटी 10, 9 2 ज़ा 18, 8 3 ज़ा 24, 7 4 ज़ा 28 और 6 5 ज़ा 30। मैं इस वाली टेबल को थोड़ा सा 2 पॉइंट और एक्सटेंड कर रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये 5 ये 4,
तो 6 5 द 30 यहाँ पर भी, और 7 चौक 28, 7 4 द 28 यहाँ पर भी। अब मार्जिनल निकाल लेते हैं फिर से, ध्यान से देखो, हम फिर से मार्जिनल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखो क्या है, सबसे पहले 10, फिर 10 और 8 18 का है तो 8, और उसके बाद 18 और 6 24, तो 6 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 0 का डिफरेंस, और फिर -2। क्लियर? कोई डाउट? अगर आपको लग रहा हो सर साइड वाली कांस्टेंट वाली टेबल भी आप एक्स्ट्रा बढ़ा सकते थे, तो उसके अंदर कोई अलग रिलेशन नहीं था, तो मैंने इसलिए नहीं बढ़ाई। अगर आपको लग रहा है सर कांस्टेंट बेस पर दोनों को बढ़ा दो, एक साथ याद रखने में आसानी रहेगी, तो मैं आपके सुविधा के लिए इसे भी बढ़ा देता हूँ। इस पर कोई खास इम्पैक्ट दिखाई नहीं देगा। जो रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है वो आपको नॉट कांस्टेंट वाले में दिखाई देगी। क्लियर? सबसे पहले दोनों चीजें, एक में प्राइस को कांस्टेंट रखा, एक में प्राइस को कांस्टेंट नहीं रखा, दोनों टेबल तरीका समझ में आया। अब इंपॉर्टेंट चीज देखो, अब मैं रिलेशनशिप लिख रहा हूं, कैसे लिख रहा हूं वो देखो। अगर प्राइस कांस्टेंट है, अगर आपका प्राइस कांस्टेंट है, देखो टेबल ही देखनी है और लिखनी है और कुछ नहीं लिखना। सबसे पहला रिलेशनशिप, व्हेन AR इज कांस्टेंट, जब AR कांस्टेंट है तो कहीं ना कहीं आपकी MR और AR एक दूसरे के बराबर है, जो चेंज हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के बराबर है। तो AR इज इक्वल्स टू MR, मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू के बराबर है। क्लियर हो गया? देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है। उसके बाद फिर व्हेन MR इज कांस्टेंट, जब MR कांस्टेंट है, मार्जिनल रेट कांस्टेंट है, जो चेंज है वो कांस्टेंट है, तो टोटल रेवेन्यू के अंदर भी चेंज तो आएगा, लेकिन कांस्टेंट रेट से। तो लिखेंगे TR इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा तो जरूर, लेकिन कांस्टेंट रेट पर बढ़ेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन में बढ़ेगा। डन होगी बात? देखो दोनों चीजें यहीं से दिखाई दे रही थी। अभी आप सर ये चीजें साइड वाले में क्यों नहीं दिखाई दे रही? देखो क्या दिख रहा है। अब यहां पर क्या लिखेंगे, व्हेन AR इज नॉट कांस्टेंट, जब AR कांस्टेंट नहीं होगा, जब AR कांस्टेंट नहीं है तो AR भी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, MR भी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो दोनों कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं ना। तेजी से कम कौन हो रहा है? तेजी से 0 पर कौन पहुंच रहा है, MR या AR? MR। क्योंकि इसीलिए मैंने आपको ये टेबल बनाकर दिखाई थी कि जब AR कांस्टेंट नहीं होगा, बोथ MR एंड AR आर फॉलिंग, दोनों के दोनों गिर रहे हैं, लेकिन बट MR इज फॉलिंग फास्ट। लेकिन MR तेजी से गिर रहा है, MR 0 पर जल्दी पहुंच रहा है, AR धीरे धीरे गिर रहा है, लेकिन 0 तक नहीं पहुंच रहा। क्लियर मेरी बात या कोई डाउट? हो गया सबसे पहला। और दूसरा रिलेशनशिप भी देखो यहीं से लिख रहे हैं, व्हेन MR इज डिक्रीजिंग, व्हेन MR इज डिक्रीजिंग। अब MR आपका कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो टोटल रिवेन्यू बेचारा बढ़ेगा तो जरूर, लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे। तो क्या लिखेंगे, टोटल रिवेन्यू इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। डन है मेरी बात? अभी कोई डाउट यहां तक? उसके बाद दोनों के अंदर एक रिलेशनशिप आप कॉमन लिख सकते थे, क्या कि अगर मैं MR का टोटल करता जाऊंगा तो टोटल रिवेन्यू आता जाएगा। देखो कैसे, 10 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 और 4 28। तो कहीं ना कहीं आपके पास एक कॉमन फॉर्मूला आ गया, समीशन या सिग्मा MR इज इक्वल्स टू TR। यहां पर भी मैं ये लिख सकता हूं, सिग्मा MR इज इक्वल्स टू TR। क्लियर या कोई डाउट यहां तक? अब मैं दोनों के डायग्राम भी आपको यहीं समझा रहा हूं, ताकि जब मैं चैप्टर को देखूं ना, उसके बाद चैप्टर में कुछ समझने लायक ऐसा कुछ ना बचे। देखो मैं आपको दो डायग्राम्स एक साथ साथ दिखाऊंगा। यह है आपका टोटल रिवेन्यू और यह है आपका यूनिट्स। यह है आपका मार्जिनल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू, और यह है आपका यूनिट्स। यहां पर MR और AR कहीं ना कहीं प्राइस 10 के ऊपर कांस्टेंट थे। यह है MR इज इक्वल्स टू, एक बार थोड़ा डायग्राम साफ साफ बना दें।
देखो ये है आपका एम आर और ए आर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एम आर इज इक्वल्स टू ए आर मान रहा हूँ, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट था 10 रुपये पर, तो ये लाइन 10 रुपये को शो कर रही है। एक पीस बेचो, दो बेचो, तीन बेचो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं कांस्टेंट रहेगा। और जब प्राइस कांस्टेंट रहेगा तो एम आर और प्राइस एक दूसरे के बराबर होंगे, ए आर एम आर दूसरे के बराबर होंगे, यही बात हमने यहाँ पर लिखी। तो इस डायग्राम के अंदर हमने यही चीज़ शो करने की कोशिश करी। अब टोटल रिवेन्यू को यहाँ पर क्या हो रहा था, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, तो हम भी इसे कांस्टेंट रेट से बढ़ा रहे हैं। ये है आपका टोटल रिवेन्यू। डन मेरी बात, यहाँ तक कोई डाउट? बड़ा इजी सा चैप्टर है, अगर समझ आ गया तो कुछ चैप्टर में है ही नहीं। ओके, अब मैं इसके बाद दूसरे वाले इसके डायग्राम बना रहा हूँ, थोड़ा छोटा करके लिख देता हूँ इसको, ताकि साइड वाली लाइन को ये टच ना करे। ए आर इज इक्वल्स टू प्राइस। अब आपके पास दूसरा डायग्राम यहाँ पर आ जाता है। ये टोटल रिवेन्यू वाला बनाऊंगा ऊपर, उसके बाद यहाँ पर एम आर और ए आर को शो करने की कोशिश करूँगा। यहाँ नीचे जो है मैं यूनिट्स लिख रहा हूँ अलग कलर से, ताकि वो मैच ना हो उससे। ओके, अब एम आर और ए आर दोनों गिर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, ये देखो 10 रुपये से शुरू हो रहे हैं, दोनों एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, ध्यान से देखना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कौन सी वाली लाइन जो है वो आपकी सबसे पहले जीरो पर पहुंचेगी, से ये ए मान लेता हूं लाइन और ये बी मान लेता हूं लाइन, कौन सी लाइन आपकी जीरो पर पहले पहुंचेगी? अगर मैं आपसे पूछूं तो बता सकते हो क्या ग्राफ देखकर? तो आपको लगेगा कि सर मजाक कर रहे हैं, कैसे समझ में आएगा, कोई वैल्यूज़ कुछ नहीं लिखा। तो अगर मैं सिर्फ गिरने की बात करूं तो ये लाइन कहीं ना कहीं जल्दी, ए वाली लाइन जल्दी कहीं ना कहीं पहुंचेगी जीरो पर, और बी वाली लाइन अभी लंबा रास्ता तय कर रही है, टाइम लगेगा। तो इसका मतलब ये तो आपका हो गया एम आर जो जीरो पर जल्दी पहुंच रहा है, और ये हो गया आपका ए आर जो धीरे धीरे जीरो पर पहुंचेगा। क्लियर मेरी बात? अब मैं एम आर की बात करूं तो एम आर जो है एम आर जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। डन। एवरेज रिवेन्यू सिर्फ पॉजिटिव होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। आप किसी को फ्री में कोई चीज दान वगैरह कर दो, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, लेकिन प्राइस कभी भी जीरो नहीं होता। ओके, अब इसको ऐसे समझो, जब मैं मार्जिनल के हिसाब से टोटल को बनाने की कोशिश करता हूं, ये वही डायग्राम है जैसा आपने मार्जिनल यूटिलिटी में बनाया था, वहां पे यूटिलिटी गिर रही थी। तो अब आपकी टोटल रिवेन्यू बढ़ेगा तो जरूर, लेकिन कौन सी रेट से? डिमिनिशिंग रेट से। हो गया ओके। जब मार्जिनल जीरो होगी टोटल मैक्सिमम होगा। यूटिलिटी लिखा होता तो यूटिलिटी लिख देते, रिवेन्यू है तो रिवेन्यू लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? व्हेन मार्जिनल रिवेन्यू इज जीरो टोटल रिवेन्यू इज मैक्सिमम। जब मार्जिनल नेगेटिव हो जाएगा तो टोटल आपका क्या हो जाएगा? गिरना शुरू। ये आपके पास तीन रिलेशनशिप तो ये थी, मैं दो रिलेशनशिप इसके अंदर और ऐड कर रहा हूं जो आपको डायग्राम देखने से समझ आ रही है। व्हेन MR is zero, when marginal revenue is zero, then total revenue is at maximum. टोटल रिवेन्यू कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट ऐड कर रहा हूं, व्हेन मार्जिनल रिवेन्यू इज नेगेटिव। जब मार्जिनल रिवेन्यू नेगेटिव हो जाएगा तब क्या होगा? देन टोटल रिवेन्यू स्टार्ट्स फॉलिंग। टोटल रिवेन्यू कहीं ना कहीं गिरना शुरू हो जाएगा। और जब मार्जिनल रिवेन्यू आपका पॉजिटिव होगा बट डिक्लाइनिंग, मार्जिनल रिवेन्यू पॉजिटिव तो है लेकिन गिर रहा है, डिक्लाइनिंग, देन टोटल रिवेन्यू बढ़ेगा तो जरूर, टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। लेकिन कौन सी दर पर? घटती दर पर बढ़ेगा, डिमिनिशिंग रेट पर बढ़ेगा। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर नहीं बनते। अब देखते हैं यहां पर एक चीज़ मैं और ऐड ऑन कर रहा हूं, ध्यान से एक बार देख लेना। अभी आपके मार्केट्स वाला टॉपिक इसके अंदर क्लब होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं हम 12th चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। सिर्फ आपको अभी क्या याद रखना है कि AR कांस्टेंट जो होती है
वो कहीं ना कहीं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होती है। अभी आपको सिर्फ नाम याद रखना है और कुछ याद मत रखना, बस एक चीज़ याद रख लेना, बाकी मैं डिटेल में आपको वीडियोस में क्लियर करा दूंगा। एवरेज रिवेन्यू कौन सी मार्केट में कांस्टेंट होता है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। और एवरेज रिवेन्यू कहां पर कांस्टेंट नहीं होता? दैट इज मोनोपोली मार्केट, और एक और मार्केट है आपकी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। यहां दोनों मार्केट के अंदर आपका एवरेज रिवेन्यू कांस्टेंट नहीं होता। बाकी सारे फीचर्स, सारी एक्सप्लेनेशन, सारे रिलेशनशिप सेम है। जब भी वो आपसे क्वेश्चन पूछ ले, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन TR, MR एंड AR, तो आपको दोनों समझा कर आने हैं, AR कांस्टेंट वाली भी और AR नॉट कांस्टेंट वाली भी। देखो बुक ने ना कहीं इस चीज़ों को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा लिखा हुआ है, लेकिन जो टेबल मैंने आपको कराई है दैट इज़ द सिंपलेस्ट टेबल। आप सारे कंसेप्ट उससे इजीली समझ सकते हो। तो इस टेबल को स्टडी करने की जगह मेरी वाली टेबल एक साथ बनाकर बैक टू बैक लिख लेना जैसे मैंने लिखी है, ताकि आपको वो रिलेशनशिप बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये जो मैंने आखिरी में आपको डिफरेंस लिखा है, इसे एक पेज पर लिख लेना, फिर आपको कभी भी इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो इसके बाद देखो क्या लिखता है, यहां से पढ़ते हैं इसको। लेट अस बी प्रैक्टिकल अंडर द एग्जांपल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। सिर्फ अभी आपको मैं सिर्फ क्या समझा देता हूं परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, एक फीचर। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट आपकी 24 कैरेट गोल्ड वाली मार्केट है। अब 24 कैरेट गोल्ड कौन सा होता है भाई? 24 कैरेट गोल्ड का मतलब आपने KGF मूवी देखी? अब KGF मूवी के अंदर एक वो गोल्ड बिस्कुट वाला सीन था, जहां पर हमारा यश भाई जो है वो मूवी में जा रहा था, चेक कर रहा था, गोल्ड बिस्कुट को हाथ में लेकर देख रहा था। दैट इज कॉल्ड 24 कैरेट गोल्ड। हो गया ओके। 24 कैरेट गोल्ड का मतलब ज्वेलरी की बात नहीं कर रही, 23 कैरेट 22 कैरेट यानी जिसके अंदर थोड़ी बहुत मिलावट होती है उसकी बात नहीं करनी, फुल प्योर गोल्ड की बात हम कर रहे हैं। ओके, अब ये 24 कैरेट गोल्ड जो है वो, इसका प्राइस आप टीवी पर देखो, इसका प्राइस आप टीवी पर देखो से वो दिखा रहा है 55,000। प्राइस टीवी पर देखा। 24 कैरेट गोल्ड आप मार्केट में बेचने चले जाओ तो भी इस प्राइस पर बिक जाएगा, और खरीदने चले जाओ तो भी आपको इस प्राइस पर मिल जाएगा। इसके अंदर मेकिंग चार्जेस जुड़े नहीं होते, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अभी हमें सिर्फ क्या समझना है, 24 कैरेट गोल्ड वाली मार्केट पूरे देश से कहीं से भी किसी भी जगह से सामान खरीद लो, सेम रहेगा, सेम प्राइस, सेम चीज, हर चीज आपको मिलेगी। दैट इज परफेक्ट कंपटीशन। ओके, तो यहां पर प्राइस कांस्टेंट रहता है। एक सुनार 1 किलो सोना, 100 किलो सोना या 10 ग्राम सोना बेचना चाहे वो इसी प्राइस पर बेचता है, तो प्राइस कहीं ना कहीं इस मार्केट में कांस्टेंट रहते हैं। मैं आपको बाद में इसे डिटेल में समझाऊंगा चैप्टर में। मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर चैप्टर मार्केट वाला शुरू करना नहीं है, इसका थोड़ा अलग सा रिलेशन है। क्लियर? तो अभी सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट आपके लिए क्या होनी चाहिए, 24 कैरेट गोल्ड वाली मार्केट, जहाँ पर प्राइस जो है मैं टीवी पर देखता हूँ और उस प्राइस के ऊपर मैं जितना चाहूँ उतना सामान खरीद सकता हूँ, जितना चाहूँ उतना सामान बेच सकता हूँ। क्लियर मेरी बात? तो उसके बाद देखो मैंने आपको ये बता ही दिया था, प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये रिलेशनशिप भी देखो मैंने आपको समझा दी थी। एवरेज रिवेन्यू का फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया था, टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। मार्जिनल रिवेन्यू भी हमने कहीं ना कहीं निकाल लिया था। तो दैट इफ AR इज कांस्टेंट, अगर AR कांस्टेंट होगी तो हमें क्या दिखाई देगा, मार्जिनल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू एक दूसरे के बराबर दिखाई देंगे। मार्जिनल रिवेन्यू इज सिंपली एडिशन टू TR, यही बात हम लिख रहे हैं। कहीं ना कहीं सिग्मा MR की बात करें, MR का टोटल करता चला जाऊंगा तो टोटल रिवेन्यू आता चला जाएगा। व्हेन वन मोर आउटपुट इज सोल्ड और प्रोड्यूस्ड। इन केस ऑफ प्राइस इज कांस्टेंट देन MR इज ऑल्सो कांस्टेंट। फिर से वही बात कर रहा है, प्राइस कांस्टेंट रहेगा तो MR भी कांस्टेंट रहेगा, और अगर MR कांस्टेंट रहेगा तो टोटल रिवेन्यू बढ़ेगा तो जरूर, लेकिन कांस्टेंट रेट से। देन टोटल रिवेन्यू इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। हो गया ओके। यही चीज मैंने आपको पीछे लिखवाई थी। क्या होगा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, तो ये आपकी टोटल रिवेन्यू कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है और MR और AR कहीं ना कहीं आपकी कांस्टेंट है। क्लियर? इसके बाद व्हाट हैपन्स व्हेन AR और MR इज नॉट
कांस्टेंट। क्या होगा जब एवरेज रिवेन्यू कांस्टेंट नहीं होगी? अब एवरेज रिवेन्यू कांस्टेंट नहीं है तो वो आपसे कहेगा भैया कौन कौन सी मार्केट में नहीं है। मैंने आपको कहा था जी हमारे पास दो मार्केट होती हैं, एक मोनोपोली मार्केट और एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओके। मोनोपोली मार्केट को मैं मान लेता हूं रेलवेज। सिर्फ समझने के लिए अभी मैं डिटेल नहीं दे रहा, सिर्फ इतना सा। रेलवेज का मतलब जैसे पूरी की पूरी इंडिया के अंदर सिर्फ रेलवेज जो है वो अपनी मर्जी की मालिक है, एक सिंगल सेलर है और आपको वो सामान या सर्विसेज दे रहा है। अब रेलवे की टिकट थी से 20 रुपए की और उन्होंने रेलवे की टिकट कर दी 40 की, और अगर कल को वो 60 की कर दे या कल को वो 80 रुपए की टिकट कर दें, लोगों के पास ऑप्शन नहीं बचेगा कि वो उस चीज को मना कर पाए। क्यों? क्योंकि रेलवेज 80 रुपए की टिकट करने के बाद भी कहीं ना कहीं इधर उधर जाने के लिए एक सस्ता साधन है। तो लॉजिक समझो, रेलवे कहीं ना कहीं एक ही बंदे के पास है, सरकार के पास। तो ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी होती जिसके पास कोई ऐसी चीज होती जो सिर्फ उसी के पास है, तब हम उसे कहते हैं मोनोपोली मार्केट। यानी यहां पर सिंगल सेलर होता है, सिंगल सेलर। अब जब बेचने वाला एक है, खरीदने वाले लाखों हैं, तो बेचने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसा सामान बेच रहा है। ठीक है। अब रेलवेज के अंदर कोई सीट वगैरह टूट जाए, फूट जाए, तो कई सालों में, सदियों में, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने बाद वो चीज़ ठीक होती है। इसका लॉजिक क्या है? क्योंकि वो कस्टमर्स की कंप्लेन पर उतना ध्यान नहीं दे पाते। ऐसी सेम सपोज करो मेरे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी के पास पूरे इंडिया में या पूरे देश में नहीं है, तो क्या होगा? मैं भी कस्टमर की कंप्लेंट नहीं सुनूंगा, अबे लेना है तो ले वरना निकल, मैं नहीं देता तेरे को। क्यों? क्योंकि अपनी भाई मरोड़ चल रही है। क्यों? क्योंकि वो सामान सिर्फ मेरे पास है और मुझे पता है कि कोई और ये बंदा सामान नहीं दे सकता। कस्टमर मरेगा, कटेगा, लेकिन आएगा मेरे पास जरूर। दैट इज मोनोपोली मार्केट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट कौन सी होती है? मैं इसको यहां पर टूथपेस्ट का एग्जांपल ले लेता हूं। डेली रूटीन की मार्केट को हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करते हैं। यहां पर दुनिया भर के सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होते हैं, कोलगेट, उसके बाद पेप्सोडेंट, उसके बाद सेंसोडाइन। तो एक कई सारे प्रोडक्ट होते हैं जो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं एक बेसिक चीज, टूथपेस्ट, लेकिन आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। हर एक का प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट से अलग है। कई सारे सामान बेचने वाले हैं, कई सारे सामान खरीदने वाले हैं, और वो आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सिर्फ इतना सा भी याद रखना इसको। अब क्या होगा जब आपका प्राइस जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा, 10, 9, 8, 7, तो मैंने आपको कहीं ना कहीं जो टेबल बनवाई थी वो आप पूरी बनाओगे 7th यूनिट तक। यहाँ 4 यूनिट के बाद बात खत्म कर देता है। जब AR डिक्लाइन कर रहा होगा तो MR भी डिक्लाइन कर रहा होगा। जब आपका एवरेज रिवेन्यू कम हो रहा होगा तो कहीं ना कहीं आपका मार्जिनल रेवेन्यू भी कम हो रहा होगा। When AR is declined by 0.5, MR is declined by 1. This proves that under monopoly or monopolistic competition, MR decline faster than AR. Therefore, average revenue की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है और मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू कम हो जाती है। यही चीज़ हमने यहाँ डायग्राम में भी देखी थी। देखो मार्जिनल की वैल्यू कहीं ना कहीं आपको कम दिखाई दे रही है और एवरेज की वैल्यू आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा दिखाई दे रही है। दोनों गिर रही है, लेकिन तेज़ी से कौन सी गिर रही है? वो है आपकी मार्जिनल रिवेन्यू। जब MR डिक्लाइन करेगा तो टोटल के रिलेशन में क्या लिखेंगे? टोटल रिवेन्यू बढ़ेगा तो ज़रूर, लेकिन कहीं ना कहीं डिमिनिशिंग रेट से। तो TR इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। क्या MR जीरो और नेगेटिव भी हो सकता है? तो ये मैंने आपको उसी टेबल से दिखा दिया था। ये आपके लिए एक नई टेबल बना रहा है, आपको ये टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। जो टेबल मैंने बनाई थी उसी को एक्सटेंड करो, एक ही टेबल से आपका सारा समाधान मिल जाएगा। हाँ, MR जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। MR कैन बी जीरो और इवन नेगेटिव व्हेन प्राइसेस आर डिक्लाइनिंग। तो MR जीरो हो जाएगा, MR नेगेटिव हो जाएगा। MR जब जीरो होगा तो जब आपकी टोटल रिवेन्यू मैक्सिमम होगी, टोटल रिवेन्यू बढ़ना बंद कर देगी, उसके बाद TR स्टार्ट डिक्लाइनिंग, गिरना शुरू हो जाएगी टोटल रिवेन्यू जब आपका MR नेगेटिव। इसलिए मैंने ये सारे रिलेशन एक ही साथ एक ही जगह पर पहले लिख दिए ताकि आपको चैप्टर पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। When MR is declining, जब MR डिक्लाइन कर रहा होगा तो टोटल रिवेन्यू बढ़ेगा तो जरूर, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से।
ओके हो गया। ये था आपका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। देखो कहीं ना कहीं एमआर जो है यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है, यहाँ जीरो दिख रहा है, यहाँ नेगेटिव दिख रहा है। उसके बाद एवरेज रिवेन्यू को देखो टच करके दिखाया गया है। अगर मैं किसी ना किसी चीज को फ्री में दे दूं तो टच कर सकता है, लेकिन अदरवाइज एवरेज रिवेन्यू जीरो जल्दी से नहीं होता। उसके बाद ये डिमिनिशिंग रेट हो गया, यहां तक बढ़ रहा है, ये मैक्सिमम, और उसके बाद ये गिरना शुरू हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? यहां तक कोई डाउट बचो? देखो यही रिलेशनशिप सारे के सारे उसने एक साथ लिख दिए। मैंने जो दो डिफरेंस लिखे थे, अल्टीमेट जो उसके नीचे की रिलेशनशिप है, वो आप उसको एक साथ भी लिखकर 6 नंबर का क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। सबसे पहले उसने 3 फॉर्मूले लिख दिए। डन, मैंने भी फॉर्मूले लिखे थे। टीआर इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, कब बढ़ेगा टीआर कांस्टेंट रेट से? जब एमआर कांस्टेंट होगा। और ये कौन सी मार्केट में होता है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। टीआर इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, कब बढ़ेगा टीआर घटती दर से? जब मार्जिनल डिमिनिशिंग रेट पे होगा। और ये कौन सी मार्केट में होता है? ये कहीं ना कहीं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली मार्केट में होता है। टीआर मैक्सिमम एमआर जीरो, एमआर नेगेटिव, टीआर डिमिनिशिंग। तो मैं इसे रिवर्स भी पढ़ सकता हूं, और हमेशा मैं लिखता भी रिवर्स यूं, ताकि कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर रहे। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन एआर और एमआर, ये भी हमने पढ़ लिया। एआर कांस्टेंट होगा तो एमआर एआर के बराबर रहेगा, एआर कांस्टेंट नहीं होगा तो एमआर एआर दोनों गिरेंगी। एमआर तेजी से गिरेगा, एआर धीरे धीरे गिरेगा। तो यही बात लिखेगा, व्हेन एआर इज डिक्रीजिंग एमआर शुड बी डिक्रीजिंग फास्टर देन एआर। दोनों की डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी और कहीं ना कहीं आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। एवरेज रिवेन्यू की वैल्यू ज्यादा रहेगी और मार्जिनल की कम। क्या होगा जब एमआर एआर कांस्टेंट होगा? तो एमआर इक्वल्स टू एआर होगा, दोनों एक स्ट्रेट लाइन होगी, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एमआर कैन बी नेगेटिव बट एआर नॉट। तो नेगेटिव हो सकता है एमआर, लेकिन एआर नेगेटिव नहीं हो सकता। दुकानदार आपको कोई सामान दान के रूप में फ्री में तो दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सामान भी दे और पैसे भी दे। ले भाई सामान भी ले जा और पैसे भी ले जा मेरे से, ऐसा नहीं होगा। तो प्राइस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इस बात को हमेशा याद रखना। क्लियर मेरी बात? इसके बाद फर्म रिवेन्यू कर्व्स अंडर डिफरेंट मार्केट्स। तो फर्म के रिवेन्यू कर्व्स की बात कर रहे हैं, तो परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यहां कहीं ना कहीं जो थे वो आपकी एवरेज रिवेन्यू इज नॉट कांस्टेंट थी। जब एवरेज रिवेन्यू कांस्टेंट नहीं थी तो दोनों के दोनों डिक्लाइन कर रहे होंगे ना। और परफेक्ट कंपटीशन में आपकी एवरेज रिवेन्यू कांस्टेंट थी, इसलिए कहीं ना कहीं आपकी एवरेज रिवेन्यू कांस्टेंट थी, तो आपका कुछ इस तरीके के कर्व्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को स्टडी करते हैं। प्राइस कहीं ना कहीं फिर से एक और नई टेबल बना दी। नहीं बनानी अपने को नई टेबल भाई, बार बार नई टेबल याद करने के लिए अपने पास दिमाग नहीं है। हमें एक ही टेबल बनानी है जो मैंने बनाई है। कांस्टेंट वाली टेबल कांस्टेंट वाले में चिपका देंगे। तो यहां पर कांस्टेंट वाला था, तो हमारे पास क्या था? एमआर एआर कांस्टेंट थी, इसीलिए टीआर भी कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा था। तो टीआर ये हो गया, एमआर इज इक्वल्स टू एआर इज इक्वल्स टू प्राइस। क्लियर मेरी बात? अभी कोई डाउट? हो गया डन। इसके बाद रिवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली। सिर्फ इसके अंदर एक ही बात ध्यान रखनी है बस, उसके अलावा कुछ नहीं याद रखना। मोनोपोली में मैंने आपको कहा था कहीं ना कहीं डाउनवर्ड स्लोपिंग एवरेज रिवेन्यू कर्व होगा, क्योंकि यहां पर प्राइस कांस्टेंट नहीं होता। ये एमआर, ये एआर। देखो मैं दोनों कर्व को साथ साथ बना रहा हूं, ध्यान से समझना। ये एमआर, ये एआर। देखो आपको लगेगा सर दोनों ही कर्व में गिरती हुई दिखाई दे रही है एमआर एआर, लेकिन फर्क क्या है? फर्क है इसके अंदर एक ही चीज का, और वो है ये गैप। कौन सा गैप? ये वाला गैप। ये वाला गैप आपको इलास्टिसिटी को शो करता है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंजेस को शो करता है। मोनोपोली मार्केट में मैंने कहा था सिंगल सेलर है, उसकी मर्जी पर है कि वो हमें क्या चीज दे रहा है, क्या चीज नहीं दे रहा। यही बात मैंने कही। तो यहां पर कहीं ना कहीं इलास्टिसिटी जो होती है वो लो होती है। लो इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि भैया एक ही सेलर है, वो हमें 50 रुपए में दे, 60 में दे, 70 में दे, 80 में कोई चीज़ दे, ठीक है, मुझे मजबूरन लेनी पड़ेगी क्योंकि किसी और के पास वो चीज़ नहीं है। तो प्राइस चेंजेस की वजह से रिवेन्यू में ज़्यादा चेंजेस दिखाई नहीं देते। सिर्फ यही याद रखना है अभी यहाँ पर। क्लियर? तो लेस इलास्टिक मोर इलास्टिक है, तो यहाँ पर आपके पास लेस इलास्टिक होगी डिमांड।
क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए ये जो कर्व्स हैं ये वाई एक्सिस के नज़दीक आपको दिखाई दे रहे हैं। डन। और ये है आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट का कर्व। यहां पर सब्स्टिट्यूट होते हैं। भाई पेप्सोडेंट ने अपना प्राइस बढ़ा दिया, अरे नहीं लेता पेप्सोडेंट यार, कोलगेट सस्ता मिल रहा है वही ले लूंगा। लॉजिक समझ में आया? क्या मतलब है? यहां पर आपके कहीं ना कहीं इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, हल्का सा प्राइस चेंज होता है ना, कस्टमर इधर उधर भागने शुरू हो जाते हैं। तो लॉजिक क्या है? यहां पर इलास्टिसिटी ज्यादा है, इसलिए ये वाई एक्सिस से ज्यादा दूर बने हैं कर्व्स। सिर्फ एक यही डिफरेंस है मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। मोनोपोली के अंदर डिमांड लेस इलास्टिक होती है, आपके पास ऑप्शन नहीं होता। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में दुनिया भर के सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होते हैं, दुनिया भर का ऑप्शन होता है। तो मैं वहां पर भी चीजों को क्या करता हूं, इसी तरीके से चेक करता हूं। हल्का सा प्राइस चेंज करेगा, मैं भाग जाऊंगा दूसरे प्रोड्यूसर के पास। तो ये है आपका फर्क। तो देखो जब मैं यहां पर मोनोपोली वाली टेबल बना रहा हूं तो देखो प्राइस के अंदर मैं एक एक पॉइंट का डिफरेंस ले रहा हूं। मेरी मर्जी है, प्राइस ज्यादा शो कर सकता हूं तो मार्जिनल रिवेन्यू में ज्यादा चेंजेस दिखाई देंगे और ये डिफरेंस दिखाई देगा। लेकिन जब मैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाली टेबल बना रहा हूं तो आप यहां थोड़ा डर डर के प्राइस चेंज करोगे। अरे यार मैंने प्राइस चेंज कर दिया, प्रोड्यूसर दूसरे वाले की सेल ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मैं यहां पर बहुत मिनिमम प्राइस चेंज करने की कोशिश करता हूं। क्लियर? और जब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तो ये कहीं ना कहीं वाई एक्सिस से दूर दिखाई देगा। क्लियर मेरी बात? यही है सिर्फ इसके अंदर कंसेप्ट। यहां पर प्राइस देखो 0.5 का डिफरेंस क्यों है? क्योंकि मैं यहां पर डर डर कर प्राइस चेंज करता हूं, सोच सोच के प्राइस चेंज करता हूं, क्योंकि यहां पर मार्केट में सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। क्लियर? तो इसलिए आपको सिर्फ ये चीजें यहां पर याद रखनी है और इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको याद रखनी हो। अब ये तीनों के तीनों कर्व को देखो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी के हिसाब से बताने की कोशिश करेगा। सबसे पहले ये वाली लाइन को मैं उठा रहा हूं, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैंने आपको पढ़ाया था जब हॉरिजॉन्टल होती है तो कहीं ना कहीं आपकी डिमांड कैसी होगी? इन्फिनिटी वाली, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब सेम प्राइस के ऊपर 1 किलो सामान, 100 किलो सामान, 1000 किलो सामान खरीद दो, प्राइस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। डन। उसके बाद ये है आपकी मोनोपोली वाला। देखो मोनोपोली वाला डायग्राम बना रहा है और मोनोपोली वाले रिवेन्यू कर्व्स के बारे में बता रहा है। ये वाई एक्सिस के नजदीक है, इसका मतलब लो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी या लेस इलास्टिक भी हम इसे कह सकते हैं। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाले रिवेन्यू कर्व वाई एक्सिस से देखो ज्यादा दूर है ना, इसका मतलब क्या है? ये शो कर रहा है आपको हाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, हाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर मेरी बात? सॉरी कहां गया, ये रहा, हाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर है? सिर्फ इतनी सी बातें आपको इसमें याद रखनी है और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैं एक बार आपको ये लाइन और पढ़ा देता हूं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। डीपी इज द रिवेन्यू कर्व अंडर द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। यहां पर डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होती है। डीएम कहीं ना कहीं लो इलास्टिसिटी को शो कर रहा है और मार्जिनल कंपटीशन जो है वो आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है वो आपका हाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी शो कर रहा है, क्योंकि वहां पर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। मोनोपोली मार्केट में कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता, इसलिए आपको लेस इलास्टिसिटी शो करता है। यहां तक आपके पास चैप्टर कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। अगर कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप करना, मैसेज करना, कहीं ना कहीं आप टेलीग्राम भी कर सकते हो, आप इंस्टा भी शेयर करूंगा ताकि आप मेरे से हमेशा कनेक्टेड रहो। थैंक यू।